जरा सोचिए, एक शांत सा मोहल्ला, एक आम सा घर, और उसके पीछे छिपा एक ऐसा खौफनाक राज जो पूरे देश को हिलाकर रख दे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे उलझे हुए और परेशान कर देने वाले क्रिमिनल केसेस में से एक की, निठारी हत्याकांड की। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2006 से। जगह है नोएडा का एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला रिहायशी इलाका। सब कुछ शांत, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा राज दफन था। और ये राज एक गंदे नाले से बाहर आने वाला था। एक ऐसा राज जो पूरे देश की रूह कंपा देने वाला था। और जब वो राज सामने आया तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। उस नाले से एक, दो नहीं बल्कि पूरे 19 इंसानी कंकाल और खोपड़ियां मिली। 19। हर कंकाल एक लापता बच्चे की, एक उजड़े हुए परिवार की दर्दनाक कहानी कह रहा था। और सबसे डरावनी बात, ये सब एक ही घर के पास से मिले। बस उस एक खोज ने उस जगह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इसी भयानक खोज के बाद उस घर को एक नाम मिला, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करता है, भारत का हाउस ऑफ हॉरर्स। चलिए देखते हैं कि सेक्टर 31 के इस घर की असल कहानी क्या थी। देखिए, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले हैं, मीडिया में तो जैसे तूफान आ गया। ये खबर आग की तरह फैली। हर टीवी चैनल, हर अखबार, हर जगह बस एक ही कहानी। वो D5 बंगला रातों रात हाउस ऑफ हॉरर्स के नाम से मशहूर हो गया। एक ऐसा नाम जो डर का दूसरा नाम बन गया था। तो सवाल ये था कि आखिर इस दहशत के घर का राज क्या है, इसके पीछे कौन है। अब कहानी का फोकस दो लोगों पर आता है जो इस पूरे केस के सेंटर में थे। वो दो लोग जिन पर इल्जामों की एक लंबी फहरिस्त थी। ये दो लोग समाज की सीढ़ी के दो अलग अलग सिरों पर खड़े थे। एक तरफ था मोनिंदर सिंह पंधेर, एक अमीर रसूख वाला बिजनेसमैन और उस घर का मालिक। और दूसरी तरफ था उसका नौकर सुरिंदर कोहली, एक मालिक और एक नौकर। और यही रिश्ता इस केस की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक बन गया। और इन पर जो इल्जाम लगे वो किसी बुरे सपने जैसे थे। अपहरण, रेप, मर्डर और फिर सबूत मिटाने की वो बेरहम कोशिशें। मतलब अपराधों की एक ऐसी लिस्ट थी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो तब आया जब सुरिंदर कोहली ने कथित तौर पे अपना गुनाह कबूल किया। और उसने जो बताया वो किसी की भी कल्पना से परे था। उसने सिर्फ हत्या और शरीर के टुकड़े करने की बात नहीं मानी, उसने नर भक्षण की बात भी कबूली। मतलब अपने ही शिकार के शरीर के कुछ हिस्सों को खाने की। इस एक कबूलनामे ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। तो जाहिर है, इतने भयानक इल्जामों के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर कोई बस एक ही चीज मांग रहा था, जल्द से जल्द इंसाफ। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा चैप्टर, एक तेज सजा। पूरे देश में गुस्सा था, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, लोकल पुलिस पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए केस भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी CBI को सौंप दिया गया। उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा। सालों की लंबी उलझी हुई जांच चली और फिर आया साल 2017। एक स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उस दिन ऐसा लगा कि शायद इस खौफनाक कहानी का अंत हो गया है। अदालत का फैसला बिल्कुल साफ था और सख्त। सुरिंदर कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर दोनों को मौत की सजा। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा कि बस यही न्याय है, केस क्लोज्ड। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसमें एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आने वाला था जो सबको हैरान कर देता और हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता। ये पूरा कानूनी सफर बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा। देखिए, 2006 में कंकाल मिलते हैं, 2017 में मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर 2023 में आता है एक ऐसा फैसला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हाई कोर्ट दोनों को बरी कर देता है। अब सवाल ये उठता है, और ये इस केस का सबसे बड़ा सवाल है, कि आखिर ऐसा क्या हुआ? मौत की सजा को क्यों पलट दिया गया? जो लोग दोषी करार दिए गए थे वो अचानक बेगुनाह कैसे हो गए? वजह, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इन्वेस्टिगेशन पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि पूरी जांच में भारी गड़बड़ियां थीं। सबूत के इकट्ठा करने का तरीका गलत था, जो एविडेंस की चेन होती है वो मेंटेन नहीं की गई थी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट को लगा कि कोहली का जो कबूलनामा था वो शायद दबाव में लिया गया था, और अगर ऐसा है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
और ये सिर्फ हाईकोर्ट का फैसला नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिहाई के फैसले को बरकरार रखा, मतलब फाइनल। इतने सालों की कानूनी लड़ाई और जेल में रहने के बाद पंधेर और कोली दोनों आजाद होने वाले थे। ये रिहाई अपने पीछे बहुत सारे अनसुलझे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ गई, और यहीं से हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, इसकी एक बेचैन करने वाली विरासत और इंसाफ की एक कभी न खत्म होने वाली तलाश। तो आज इस केस को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने हैं। एक तरफ है प्रोसिक्यूशन की कहानी, जिसके हिसाब से कोली एक नरभक्षी सीरियल किलर है जिसमें कभी कभी पंधेर भी शामिल था, और दूसरी तरफ वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या ये मामला किसी बड़े ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट का था? क्या उसे दबाने के लिए इन दोनों को फंसाया गया? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई थी? और इन सारे कानूनी दाव पेंच और थ्योरीज के बीच वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, पीड़ितों के परिवार। उनके लिए ये फैसला इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का मजाक है। उनका दर्द, उनका गुस्सा आज भी वैसा का वैसा ही है। तो सवाल है कि आज भी ये केस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये केस हमारी पुलिस की जांच के तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ये हमारी फोरेंसिक प्रक्रियाओं की कमियों को उजागर करता है। ये इस बहस को जन्म देता है कि जब पब्लिक का गुस्सा और कानून की प्रक्रिया आमने सामने हो तो क्या होता है, और ये हमें अभियुक्त के अधिकारों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में यह कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है जिसका कोई आसान जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि अगर इन्वेस्टिगेशन ही फेल हो गई, अगर सबूत ही भरोसे के लायक नहीं थे, तो फिर निठारी के उन पीड़ितों के लिए इंसाफ का क्या मतलब है? उनके लिए